10 साइंस का पहला प्रैक्टिस पेपर 2020 में 80 अंक का प्रश्न पत्र किस तरीके से आएगा। तो पहला प्रैक्टिस पेपर सॉल्व्ड प्रैक्टिस पेपर में आपको अवेलेबल करा रहा हूं, आदर्श उत्तरों सहित, मॉडल आंसर सहित बहुत सारे प्रश्नों की इसमें से आने की संभावना है। और मॉडल आंसर्स, पूरे अंक दिलाने वाले आंसर्स आपके इसमें रहेंगे। ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। 8 सही विकल्प आएंगे। जल्दी से बताते चलिएगा। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच कितना होगा? 7 से अधिक 10 होगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वो कौन सा तंत्र है? उत्सर्जन तंत्र। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल या रेटिना पर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी और मानव। तो इस तरीके से ये आपके 8 सही विकल्प, जिसको कहते हैं कि चुनने के लिए प्रश्न आएंगे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? यीस्ट में। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। और पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे 8 जो है सही विकल्प चुनकर लाने वाले प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अब 8 ही इसमें रिक्त स्थान भी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, और ये रिक्त स्थान वहीं से बनाए गए हैं जो आपके ब्लूप्रिंट में आपको दिए गए हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है? वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? 18 समूह। मेंडल ने कौन से पौधे पर अपने प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर। और सामान्य वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरस्टेड ने की। लक्षणों की वंशागतिकी के नियम मेंडल ने दिए, और लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। तो इस तरीके से ये आप रिक्त स्थान में भी आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में होगा सही जोड़ी बनाना, वहां पर भी 8 प्रश्न आपके रहेंगे सही जोड़ी में भी। सही जोड़ी में देखिए, सोडियम आपका अतिक्रियाशील धातु हो जाएगा। नेफ्रॉन जो है वृक्क की संरचनात्मक इकाई, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन, द्रव धातु पारा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी, चमकीली धातु आयोडीन, और दिक्सूचक सुई छोटा चुंबक। 4 प्रश्न बचे एक वाक्य में उत्तर के। शुद्ध जल का पीएच 7। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक क्लोरोफिल। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दो जीवाश्म ईंधनों के नाम कोयला और पेट्रोलियम। दर्पण सूत्र लिखिए, 1 F = 1 U + 1 V। पुष्प में नर जननांग कहलाता है पुंकेसर। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क। और किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो तार के किसी बिंदु को वो अपना सेंटर बनाता है। तो चलिए, ये इस तरीके से 32 हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब शुरुआत होगी 2-2 अंक के 10 प्रश्न इसमें रहेंगे। जैसे एक विकृत गंधिता क्या होती है? तो जब तेल या वसा युक्त खाने की सामग्री होती है, अगर वो लंबे समय तक रह जाए तो वो उपचयित हो जाती है, मतलब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और उसका गंध और स्वाद बदल जाता है, तो वो खाने लायक नहीं रहती। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो 2019 में एमपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो 2 अंक के 10 प्रश्नों पर हम बात कर रहे थे। इसके अथवा में प्रश्न आ सकता है कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? तो जंग से बचाने के लिए या संक्षारण से बचाने के लिए, ताकि वो आर्द्र वायु के संपर्क में सीधे न आए। संयोजकता किसे कहते हैं? तो परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों को लेना या देना पड़ता है या साझेदारी करना पड़ता है, उसको उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं, ये एक्चुअली 5वें चैप्टर से हमारे प्रश्न है, जो कि 2 नंबर में, और ये पहले चैप्टर से 2 नंबर का प्रश्न है ना? तो ये आपका सब ब्लूप्रिंट के हिसाब से है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की 2 सीमाएं, तो ये केवल कैल्शियम तक ही लागू है। उसके बाद जो 8वें तत्व के गुणधर्म है, या यूं कहें पहले तत्व से मैच नहीं करते हैं, और ये हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया, भारी तत्वों के लिए लागू नहीं हुआ। फिर ये परागण वाला जो द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, तो ये आपका जो आपका चैप्टर नंबर 8 है जीव जनन, यहाँ से 2 अंक का ये प्रश्न है। तो पुष्प में पराग कणों का पराग कोष से वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो यहाँ परागण कहलाता है, आप आगे लिख लीजिएगा, तो बहुत शार्ट डेफिनेशन मैंने बनाई है। और द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये भी 2019 का प्रश्न है। द्विखंडन में क्या होता है? 2 खंड होते हैं, एक जीव 2 भागों में बढ़ता है जैसा अमीबा में, और बहुखंडन में जीव कई खंडों में विभाजित होता है।
और हर एक खंड वृद्धि करके नया जीव बनाता है, तो मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम आदि इसके उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अब 8 ही इसमें रिक्त स्थान भी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, और ये रिक्त स्थान वहीं से बनाए गए हैं जो आपके ब्लूप्रिंट में आपको दिए गए हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है वो? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? 18 समूह। मेंडल ने कौन से पौधे पर अपने प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर। और सामान्य वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरस्टेड ने की। लक्षणों की वंशागतिकी के नियम मेंडल ने दिए, और लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। तो इस तरीके से ये आप रिक्त स्थान में भी आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में 2 अंक का हमारा प्रश्न बनेगा, तो ये आपका जो जैव प्रक्रम पाठ है, वहां से एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश रहता है, और जल मिलकर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? वायु से। और सूर्य से ऊर्जा के रूप में जो है वो प्रकाश प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। और मृदा से जो है वो जल प्राप्त होता है। जमीन से, भूमि से हमें जल की प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों को। अब भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो आप बता दीजिएगा कि लार ग्रंथियों से लार निकलती है, तो वो भोजन को लसलसा और चिकना बना देती है, जिससे वो भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। और दूसरी बात ये बताइएगा कि लार में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, वो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलता है, जिससे पाचन अच्छी तरीके से होता है। नेक्स्ट है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया? अब ये जो 2 अंक का प्रश्न है, ये आपका आपके आनुवांशिकता का जो नवा चैप्टर है वहां से है। तो मेंडल ने जो किया था कि उसका पौधा 1 वर्षीय होता है और उसका पुष्प द्विलिंगी होता है। और इसके अथवा में मनुष्य ने बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? तो आप वो बता दीजिएगा कि लिंग निर्धारण में जो स्त्रियों में देखिए लिंग गुणसूत्र XX और पुरुषों में XY है। तो स्त्रियों से जो गुणसूत्र होता है XX, तो वहाँ माता से जो है हमेशा X गुणसूत्र मिलता है, और पिता से X या Y गुणसूत्र मिलता है। अगर X मिलता है तो लड़की, और Y मिलने पर लड़का। इस तरीके से ये निर्धारण होता है। अब 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं अध्याय 12 विद्युत से। तो ओम का नियम एक प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम में आप याद रखिएगा कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। बस उसके बाद तो फिर आप लिख देंगे कि धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर जो है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, जबकि तार का ताप एक समान होता है। अब इसके साथ में विद्युत धारा, इसके अथवा में एक प्रश्न बना सकते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को, मतलब आवेश बटे समय, कहलाता है विद्युत धारा, और इसका मात्रक है एम्पियर। फिर इसी 12वें चैप्टर से चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर मतलब मोटाई पर, पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर। लंबाई और ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। और पदार्थ की प्रकृति मतलब अलग अलग पदार्थ जो होते हैं, अलग अलग पदार्थ जैसे तांबे का अलग रहेगा, चांदी का अलग रहेगा, सबके प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। इसके अथवा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त 2 अवयवों के प्रतीक। तो एक अमीटर हो गया, जैसे ये देखिए प्लस और माइनस ऐसे लगा दीजिएगा, वोल्ट मीटर प्लस और माइनस ऐसा करके भी लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद में 15वें चैप्टर से एक 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो इसमें अपघटक या अपमार्जक क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये जीवाणु और कवक जो होते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव हैं जीवाणु और कवक, ये क्या करते हैं? मृत जीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, और हमारे बड़े सफाई मित्र हैं, इनको अपघटक या अपमार्जक कहते हैं। और ओजोन परत का क्या महत्व है? तो ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो त्वचा का कैंसर हो सकता है इससे। तो ये इनको रोक देती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। लेकिन हम ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस पदार्थ के द्वारा? क्लोरोफ्लोरो कार्बन के द्वारा, CFC के द्वारा। ये भी एक प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी आपके हम जो बात कर रहे थे, तो ये आपके 2 नंबर के सारे प्रश्न खत्म हो गए। अब यहाँ के बाद 10 प्रश्न हो गए 2-2 नंबर के। अब यहाँ के बाद 3 नंबर के इसमें एग्जाम में आपके 4 प्रश्न आएंगे, उस पर आते हैं। तो जैसे आपका
जो चैप्टर नंबर 11 है, वहां से एक 3 नंबर का प्रश्न एग्जाम में आएगा। तो 2019 में वहां से एक प्रश्न आया था, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। तो ये मानव नेत्र का नामांकित चित्र 2019 में पूछा गया है। तो आपको मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना आना चाहिए, और इसमें आपको दृष्टि पटल बनाना और पुतली बनाना और ये इस तरीके से जो है नेत्र लेंस बनाना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। फिर इसके बाद में इसके अथवा में एक प्रश्न है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाइए। अब ये जो प्रश्न है ये भी आपका 2019 में आया है। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, तो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र, इसमें आप ध्यान रखिएगा श्वेत प्रकाश को एक संकीर्ण झिर्री से लाइएगा और ये 1 की 7 बनाइएगा और इस तरीके से आप नीचे की तरफ यहाँ लाइएगा और ये बेजानिहा पीनाला नीचे से ऊपर की ओर लिखिएगा और यहाँ आप एक ही पॉइंट से सातों लाइन लेकर आना है स्केल के जरिए, और ये भी आपको स्केल से ही बनाना है। तो बहुत अच्छा, जब आप चित्र बनाएंगे तो 3-3 अंक के कितने प्रश्न आने वाले हैं आपके? 4 प्रश्न। ये आपका 15वां प्रश्न हुआ, एक हुआ है अभी। अब इसके बाद जो प्रश्न आने वाला है वो आपका चैप्टर नंबर 14 से आने वाला है, ऊष्मा। आपका चैप्टर नंबर 14 जिसमें सौर ऊर्जा वगैरह है, ऊर्जा, वहां से आने वाला है। तो ये भी 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो सौर कुकर के उपयोग के लाभ लिखिए, ये 2019 में आया था। इससे प्रदूषण नहीं होता, भोज्य पदार्थों के जलने का खतरा नहीं होता, ईंधन की बचत होती है, आर्थिक लाभ भी होता है। इस तरीके के आप सौर कुकर के उपयोग के लाभ, एक ही समय में बहुत सारे खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, इस तरह के लाभ आप इसमें लिख सकते हैं। फिर इसके अथवा में 2019 में पूछा गया था, वही मैंने यहाँ शामिल कर लिया कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। तो उसका प्रति एकांक आयतन या द्रव्यमान अधिक कार्य करता है, उसका भंडारण और परिवहन आसान होता है, मतलब उसको रखना और लाना ले जाना, और वो सस्ता भी होता है और सरलता से उपलब्ध भी हो जाता है। तो ये बहुत सरल है। ये अगर आप ये चैप्टर अगर आप ऊर्जा वाला अगर करते हैं तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है सौर कुकर का नामांकित चित्र भी परीक्षा में पूछ लिया जाए। खैर, अभी तो आपको मैंने 2 जो मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट थे उन प्रश्नों को मैं सेकंड सेट में शामिल कर लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक 3 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपका विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 वहां से, और उसमें ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण। तो ये सतत बंद वक्र होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, और इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। ये लाइन जो तीसरा पॉइंट है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा भी है। अगर आपसे कभी परिभाषा पूछ ले तो ये तीसरा बिंदु आप लिख सकते हैं, इसलिए तीसरे बिंदु का आप अवश्य याद कीजिएगा। अब 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो ये भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आप ऐसा करिएगा कि माना वो काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, मतलब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। तो ये एक आपका अथवा में इस तरीके से प्रश्न आ सकता है 13वें चैप्टर से। तो आगे बढ़ते हैं। एक और 3 नंबर में मैंने प्रश्नों को समेटा है, ये आपका 18वां प्रश्न मैंने बनाया है। तो ये है ऊष्माक्षेपी और शोषी अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी CaO प्लस H2O, COH ट्वाइस प्लस ऊष्मा। और ऊष्मा शोषी में हो जाएगा कि उत्पाद के निर्माण के दौरान ऊष्मा ली जाती है, तो यहाँ आप ऊष्मा लिख दीजिएगा, तो ये ऊष्मा शोषी हो जाएगा, CaCO3 CaO प्लस CO2। तो ये आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ आप ऊष्मा लिख दीजिएगा तीर के ऊपर, तो ये आपका काम बन जाएगा। अब इसके अथवा में मैंने दो प्रश्न लिए हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों ले लिए हैं 3 नंबर में। ये पहले चैप्टर से 3 नंबर का प्रश्न बना रहा हूं मैं। तो विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से प्रतिस्थापित कर देता है, जैसे कॉपर सल्फेट। अगर आपसे ये लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि AQ का मतलब होता है जली, मतलब कॉपर सल्फेट का जली विलयन, और ये आयरन जो लिखा सॉलिड, मतलब ये लोहे की कील है, ठोस है। तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ये हो जाएगा आयरन सल्फेट, ये यहाँ आ जाएगा। देखिए विस्थापन ऐसे हुआ है, ये यहाँ बैठ गया और ये यहाँ बैठ गया, देखिए आप, ये कलर से मैंने इसको बता दिया है। तो ये आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बन जाता है। और जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें सिंपली आप लिख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में या 2 यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो 2 नए यौगिक बन जाते हैं, बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट का उदाहरण ले लीजिए। इसको यहां भेज दीजिएगा और इसको यहां भेज दीजिएगा, बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड। तो ये 3 नंबर के आपके प्रश्न यहां समाप्त हो जाएंगे। अब यहां से मैं 4-4 नंबर के प्रश्न शुरू कर रहा हूं। 4-4 नंबर के आपके कोर्स में 4 प्रश्न आएंगे,
और ये आपके आएंगे एक तो अम्ल क्षार वाले पार्ट से। तो ये अम्ल क्षार वाले पार्ट से 4 नंबर का पहला प्रश्न मैंने लिया है। तो इसमें 2 भागों में 2019 का प्रश्न मैं शामिल कर रहा हूँ। मेरे अधिकांश प्रश्न इस पेपर में 2019 से लिए, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगे वो प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे उदासीनीकरण की क्रिया क्या होती है? तो अम्ल और क्षार मिलकर जो है लवण और जल बनाते हैं, तो इसको कहते हैं उदासीनीकरण। जैसे आपने HCl अम्ल लिया और NaOH क्षार लिया, तो ये Na और Cl जुड़ जाएंगे, NaCl लवण हो गया और H और OH मिलकर H2O जल हो गया। तो ये उदासीनीकरण क्रिया को आप समझा दीजिएगा उदाहरण से। ये बहुत IMP है, इस वर्ष आने की भरपूर संभावना है। इसका बी प्रश्न मैंने बनाया है कि विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र। तो ये तो अवश्य आएंगे, मतलब इन चारों में से तो कोई ना कोई आना ही आना है, या चारों भी पूछे जा सकते हैं। तो विरंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, CaOCl2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट के लिए हाफ H2O लगा दीजिएगा। तो ये 4 नंबर का एक प्रश्न आपका कौन सा हो गया? ये आपका हो गया अम्ल क्षार एवं लवण, चैप्टर नंबर 2 से। तो 2 से ये 4 नंबर का एक प्रश्न है। और अब इसके अथवा में कौन सा प्रश्न था 2019 में, वही मैंने यहाँ शामिल कर लिया है। ये भी सारे 19 में ही पूछे गए। अब देखिए, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग। तो वॉशिंग सोडा है धोने का सोडा, साफ सफाई कपड़े धोने में क्लीनिंग एजेंट के रूप में, मतलब साफ सफाई के रूप में। और कागज, साबुन और कांच उद्योग में। थोड़ा इस तरीके से लिखे तो अच्छा लगता है। कई बार बच्चे ऐसा लिख देते हैं साफ सफाई में और दूसरा पॉइंट लिख देते हैं कपड़े धोने में, तो वो एक ही साथ होना चाहिए। आप इसमें जरूर कर सकते हैं कि कागज उद्योग में लिख दें, फिर कांच उद्योग में अलग कर दें, वो कोई दिक्कत नहीं। और बेकिंग सोडा तो हमें पता है कि पेट की एसिडिटी को दूर करता है ना। और बेकिंग पाउडर बनाने में, ऐसा करके आप 2 पॉइंट लिख देंगे। तो ये 4 नंबर का इन्होंने बहुत छोटा बनाया था, तो आप इसको भी कर सकते थे। तो ये आपका अम्ल क्षार एवं लवण जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इससे ये 4 नंबर का एक प्रश्न हमारा हुआ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 4 कार्बन से। कार्बन से एक ही प्रश्न आएगा 4 नंबर का। ना तो ऑब्जेक्टिव आना है, ना 2 अंक के प्रश्न आना है, कुछ भी नहीं आना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के ऊपर प्रश्न की बहुत अधिक संभावना है। और इसमें एक दूसरा संभावित प्रश्न है कि वो साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो ये 2 प्रश्न आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप जितनी भी 3 4 5 है उनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। तो यहां से पता चल रहा है कि एक तो कार्बन है तो एक कार्बन का गोला बना लेना, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन के गोले बना लेना। फिर उसके बाद में आप देखना कि कार्बन का जो की संयोजकता 4 है, तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस वाले मैंने बताए 4। तो 2 इधर रख देना, 2 इधर रख देना। अब ऑक्सीजन में क्या है? तो ऑक्सीजन में आपके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पकड़ के चलिए 6 होते हैं, है ना। 2 और 6 तो 6 बाहर है। तो ये आपके 6 बाहर यहां से कर लीजिए, 6 यहां से कर लीजिएगा। तो ये 2 यहां आ जाएंगे और ये 2 यहां आ जाएंगे। तो अब इस प्रकार से देखो, अगर यहां से देखें तो कार्बन के अंदर भी 8 हो गए और हर एक ऑक्सीजन के अंदर भी 8 पूरे हो जाएंगे। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। पहले आप गोले बना लीजिएगा, उससे आपको समझ बनेगी। जैसे मिथेन की बनाना है तो पहले कार्बन बना लीजिए, है ना। एक गोला हाइड्रोजन के 4 गोले उसमें ऐसे बना दीजिए। अब आप दीजिए कि अब कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है, तो 4 कार्बन एक एक जगह एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन के भी एक एक लगा दीजिएगा, है ना। हाइड्रोजन के पास तो एक ही है तो वो एक एक लगा दीजिएगा, तो ये मिथेन की बन जाएगी। अब इसके साथ में एक और उन्होंने दे दिया था बी, बड़ा टफ था थोड़ा 2019 में। ये था एथेनोइक अम्ल CH3COOH, है ना। तो यहां से आप देखिएगा कि ये CH3, तो ये कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगाना और फिर कार्बन से कार्बन कनेक्ट करना और फिर 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन लगाना। पहले हमेशा ध्यान रखिए, पहले गोले पूरे कर लेना। एक बार अगर आपने गोले पूरे कर लिए तो आपको इनको बनाने में बहुत मजा आ जाने वाला है। और ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन में हमको 6 इलेक्ट्रॉन रख के चलना है और हाइड्रोजन में हमको 1 इलेक्ट्रॉन रख के चलना है। अपने आप ये चित्र बनकर आ जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा इसको बनाने की। फिर उसके बाद में ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन में आप सिंपल, बहुत सिंपल है ये। आप ब्रोमोपेंटेन आप बना दीजिएगा। तो ये आपका ब्रोमोपेंटेन की स्ट्रक्चर जो है C1 2 3 4 5 हो जाएगा। और H 3 और 2 5 2 7 2 9 और 2 11 हो जाएगा और ये Br हो जाएगा। तो ये आप इस तरीके से इसको, आप तो ये 5 कार्बन के साथ सीधे ये लेके चलिएगा 5 कार्बन। बस उसके बाद इनके आगे हाइड्रोजन लगा दीजिएगा और लास्ट में आप Br कर दीजिएगा। ठीक है ना। ये थोड़े से तीर आप यहाँ लगाइएगा, ये हल्के से यहाँ खिसका दीजिएगा, ये आगे बढ़ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अथवा में जो प्रश्न आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये भी आपका 2019 में पूछा था, पर उस समय ये सिर्फ 2 अंक में ही पूछा गया था। पर मेरी निगाह में ये प्रश्न इस साल 4 अंक में आएगा। तो इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। कठोर जल में सफाई निशा, झाग नहीं कमजोर। मतलब कठोर जल में सफाई और नी से निम्नीकरण और सा से सामग्री। तो कठोर जल में साबुन झाग नहीं देते हैं, है ना। सफाई क्रिया अपेक्षाकृत कमजोर है साबुन की।
निम्नीकरणी में लिख देना ये जैव निम्नीकरणी है, और सामग्री में लिख देना प्राकृतिक सामग्री से बनाए जाते हैं। इसका उल्टा यहाँ लिख दीजिएगा, जैसे झाग नहीं देते तो यहाँ लिख दीजिएगा देते हैं। अब झाग देते हैं इसीलिए सफाई धुलाई के लिए उपयुक्त है, ये झाग नहीं देते हैं तो धुलाई के लिए उपयुक्त नहीं है। इनकी सफाई क्रिया कमजोर है, इनकी अपेक्षाकृत बेहतर है। अपेक्षाकृत शब्द लगाया ना, इसकी तुलना में ये जैव निम्नीकरणी है, जैव निम्नीकरणी है। ये प्राकृतिक सामग्री से बनते हैं, कृत्रिम सामग्री से बनते हैं। तो इस तरीके से आप ये वाले पॉइंट्स को यहाँ से ऐसे याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, और ये प्रश्न इस साल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जो प्रश्न आने वाला है वो आपका 10वें चैप्टर से आपका प्रश्न बनेगा 4 अंक का। तो 10वें चैप्टर में मेरे हिसाब से परावर्तन का चित्र और परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखिए प्रश्न आता है। लेकिन 2019 में 2 टुकड़े इस तरीके से किए थे 4 अंक। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि परावर्तन के नियम पूछ लिए और एक सवाल पूछ लिया था, क्योंकि पेपर में एक आध सवाल तो पूछना ही है। तो परावर्तन के नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। सवाल बहुत सरल पूछा कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। तो और ये किस प्रकार का लेंस है, तो ये ऋण का चिन्ह जब पता, यहाँ ऋण जैसे ही लगे आप समझ जाना ये अवतल लेंस। तो 1 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाए किस प्रकार का लेंस है, अवतल लेंस, ये ऋण के कारण। अब सूत्र मेरे पास एक ही है, P बराबर 1/f, है ना। अब ये देखिए क्षमता -2 दी, -2 बराबर 1/f, f को इधर ले लो, -2 को इधर ले लो, तो ये -0.5 हो जाएगी। तो फोकस दूरी भी ऋण, क्षमता भी ऋण, और कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। और इसके अथवा में 2 प्रश्न और बनेंगे ए और बी करके, वो भी आपके 2019 में थे कि अवतल दर्पण के 3 उपयोग। तो शेविंग मिरर या दाढ़ी बनाने में, सौर भट्टियों में, और मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में डेंटिस्ट इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ में एक बी नंबर का प्रश्न और बनाया था उन्होंने कि कांच के आयताकार गुटके से अपवर्तन का चित्र बनाइए। तो आप इस तरीके से कांच का आयताकार गुटका बनाना, और ये यहाँ एक खड़ी लाइन अभिलंब बनाना, यहाँ भी एक अभिलंब बनाना, और फिर एक लाइन को यहाँ से ऐसे लाना, और जब वो वायु से कांच में आए तो उसको ऐसे मोड़ देना अभिलंब की तरफ, और फिर यहाँ से वैसे ही बाहर करना जैसे यहाँ से आप लाए थे। I1 R1 I2 R2 कर दीजिएगा, ये आपका निर्गत कोण हो जाएगा, ये आपका आपतन कोण हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस चित्र को पूरा कर दीजिएगा। 2 अभिलंब हो गए, और ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, ये यहाँ अपवर्तित किरण है बीच में। नेक्स्ट है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। ये आपका अध्याय 6 जैव प्रक्रम में 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि उत्सर्जन तंत्र का चित्र इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उत्सर्जन तंत्र का इस प्रकार से चित्र बनाइएगा, 4 अंक में बढ़िया सुंदर सा चित्र बना दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये मैंने सारे अलग अलग भी इनके वीडियोस बनाए हुए हैं, और इनको ये बताया हुआ है कि किस तरीके से इनको आपको बनाना है। सारे ही प्रश्न एक छोटे छोटे वीडियोस के रूप में मैंने अलग अलग भी तैयार कर दिए हैं, ताकि उनको एक एक बात उनकी बारीकी से समझाई हुई भी है। आगे बढ़ते हैं कि एक प्रश्न और इसके अथवा में आया था कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर प्रश्न सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है 4 नंबर में, लेकिन 2019 में उसने क्या किया कि इसको वायवीय और अवायवीय को सीधा नहीं पूछा। उसने कहा विभिन्न जीवों से प्राप्त ऊर्जा का पद बनाइए। तो ये देखो ग्लूकोज के 6 अणु लिए, कोशिका द्रव्य में ये देखिए पायरुवेट, और पायरुवेट का जो है देखिए आप ये अलग अलग तरीके से इनका विखंडन हुआ है। तो ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वायवीय श्वसन है, और वायवीय श्वसन में कौन बनता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। और अगर ये यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो इसको अवायवीय श्वसन कहेंगे। तो इसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलेगी। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जगह है, ऊर्जा भी दोनों जगह है, लेकिन यहाँ वायवीय में जल बनता है, यहाँ आपका इथेनॉल बनता है। और अगर हमारी मांसपेशियों में जो क्रैम्प्स वगैरह आते हैं तो वो लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण आते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव का भी एक प्रश्न बनता है कि हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प्स कौन से अम्ल के कारण आते हैं, तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण आते हैं। वैसे दही में भी लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये आपका इस तरीके का चित्र आपको बनाना अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पार्ट है 2019 के पेपर का भी हमारा हिस्सा है। अधिकांश प्रश्न जो मैंने प्रैक्टिस सेट में लिए हैं वो 2019 के प्रश्न पत्र से सीधे के सीधे ऐसे कैसे लेकर उनके आदर्श उत्तर बनाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिए, ताकि आप उनको बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें।